तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन शायद शाम में करने गए होंगे। शाम में जब गए तो हाँ, मैंने यही सुना कि उस समय महाप्रयाण के समय उनकी गोद में ही सर था चंद्रा स्वामी जी की में ही हे राम अब अरविंद का क्या होगा, अब अरविंद पद्मा का क्या, अरविंद का क्या होगा, अरविंद पद्मा का क्या होगा, ये बोलते हुए उनके प्राण। हम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो दिनकर जी के परिवार में भेंट कर सके, लेखन में ऐसा कुछ नहीं। बोलो आप ये जो है ये मेरे बाबा की, आपके बाबा की, दिनकर जी के भी बाबा। अरविंद कुमार सिंह जी भाई साहब, महाकवि दिनकर जी के पौत्र, और ये पुस्तक है जो इसी वर्ष प्रकाशित हुई और अभी लोकार्पण हुआ है 7 तारीख को इसका, ये विश्व पुस्तक मेले में, ठिठक गई बूंदें। और भाई साहब से इस पर परिचर्चा होगी, कुछ साहित्यिक परिचर्चा होगी, कुछ दिनकर जी के विषय में संस्मरण सुनेंगे। और ये भाई साहब ने लिखा है अपने कर कमलों से, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, जैसी ओजस्वी कविता के रचयिता डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी को सप्रेम भेंट। और ये लगभग कितने कालखंड की कविताएं इसमें हैं? इसमें एक बचपन से मैं कविताओं की ओर बहुत ललक भरी दृष्टि से देखता था जी, और कविताएं पढ़ने का, बाबा की लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें थी, तो उनको पढ़ने का एक शौक हो गया था, तो पढ़ते रहते थे, उलटते रहते थे कविताएं। तो उन दिनों गांव में ही नहीं, पटना में। तो जब बाबा का निधन हुआ तो उसके 2-4 महीने बाद या 6 महीने बाद मैंने एक 4 पंक्तियां लिखी थी कि याद आते हो तुम तो क्या करें, वाह, अब याद आकर ही क्या हो पाएगा, एक फूल जो मुरझा गया वह खिल फिर कब पाएगा। बचपन के दिन थे मेरे। वाह। तो इस तरह से 74 की घटना है बाबा जी के प्रयाण की, दिनकर जी के। शायद 24 अप्रैल 1974 है वो। और तो कितनी अवस्था थी उस समय आपकी भाई साहब? 9-10 साल के थे। हाँ, लेकिन तब उस समय की इन पंक्तियों को देख करके था कि बड़ा कवि अंदर करवटें ले रहा था, पनप रहा था। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, जैसी माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो, जो भी हो। तो वो जो कविताएं पढ़ने का शौक लगा, और उसके पीछे एक पृष्ठभूमि ये भी थी कि जो बाबा थे जी, तो वो कहते थे कि ये कविता याद करके सुनाओ मेरी। अच्छा, यानी उनकी कविता। जी जी जी। तो मैं 1 रुपए दूंगा या 25 पैसे, शायद बहुत थे उस वक्त। 25 पैसे, 25 पैसे ही बहुत होंगे। 25 पैसे, 5-10 पैसे भी चलते थे। कुछ कैडबरीज चॉकलेट्स भी आ जाते थे। जी जी। और कुछ मिठाइयाँ भी आ जाती थी। बहुत कुछ आता, काफी कुछ आ जाता था। तो उसी दौरान मैंने एक कविता बाबा की याद करके उनको सुनाई थी और वो बहुत प्रसन्न हुए थे। कौन सी कविता थी? नील कुसुम। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी कुछ पंक्तियां या अच्छा, नील कुसुम। तो एक उसकी पृष्ठभूमि ये है कि एक नौजवान जो है उसको एक वृद्ध व्यक्ति जो है रोक रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ तुम भटक जाओगे। अच्छा। तो वो कहता है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है। वाह। तुम नील कुसुम के लिए कहाँ तक जाओगे।
जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गवाओगे। वाह। तो वो कहता है कि नीतिकार कहता है कि अच्छा तो मैं वो नौजवान अगर कहे कि मैं प्रेमिका के लिए लेने जा रहा हूँ, तो बोलते हैं प्रेमिका रे इन शोख बुतों का क्या कहना, वाह। ये तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर, प्रथम बात है। पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती। आहा। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, वाह। पर चांद तो छोड़कर कौन वहीं पर आया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, वाह। किसका जहाज फिर देश छोड़कर आया है। वाह वाह वाह। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना का भी चयन। अंतिम पंक्तियां इसकी है, हो जहां कहीं ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा शौक मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। क्या बात है। और अंतिम पंक्तियां इसकी हैं, तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके, मुर्दों में केवल वही जिंदगी वाले थे जो फूल चढ़ाए बिना लौट कर आ न जा सके। हो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले आऊंगा, जूड़े में जब तक भेंट नहीं या बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊंगा। बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। तो ये कविता थी। तो वो दौर था वैसा, और भवानी बाबू की कविताएं चलती थी, और कई लोगों की घर में सरोकार ऐसा था, पूरा साहित्यिक सरोकार था, बड़े बड़े कवियों का आना जाना, बाबा के साथ हम लोगों का सभाओं में जाना, और वहाँ पे गोष्ठियों में बड़े बड़े समारोहों में जाना जी। और एक बार बालकवि ये बालकृष्ण शर्मा नवीन आए थे। जी जी जी। तो किसी से घर में पूछा, शायद मेरी फुआ से पूछा, उन्होंने कहा अरे तेरा पिता तो बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा। अरे तेरा पिता तो बहुत बड़ा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि आप भी कोई कम बड़े आदमी तो नहीं है। बाद में उन्होंने जब बताया बाबा को, तो बाबा ने कहा बहुत सही जवाब दिया। अच्छा। तो किन किन कवियों को बाबा के साथ, दिनकर जी के साथ परिवार में, नवीन जी के अतिरिक्त और नवीन जी को का तो हमको स्मरण नहीं है, नवीन जी को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को देखा था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से उनकी बहुत जबरदस्त मैत्री थी। जी। और बच्चन जी आते थे रोज सुबह पास अफदर जंग लेन में टहलते हुए, जब टहलने वो निकलते थे तो आते थे और उनके हाथ में एक गेंदनुमा चीज होती थी, कुछ रबड़ की, जो उनको व्यायाम के लिए डॉक्टर ने कहा हुआ था, तो उसको वो दबाते रहते थे। कोई होगी। और एक कोई छड़ी लेके आते थे। चाय वो नहीं पीते थे जहाँ तक मुझे याद है, तो चाय नहीं पीते थे। तो सुबह में हिदायत थी हमारे यहाँ जो सेवक था उसको कि भाई उनको दूध दिया करो अगर उनकी इच्छा हो तो। अच्छा। और अखबार पढ़ते थे जी। वहीं पे हमारे यहाँ बैठ के आराम कुर्सी में बाहर बैठ के अखबार पढ़ते थे। और कई बार बाबा अपने दिनचर्या में लगे हों और फिर वो बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, फिर निकले, फिर बातें हुई, फिर इस तरह से दोनों में बहुत आत्मीयता थी, बहुत घनिष्ठ मैत्री थी। बच्चन जी ने तो कहा भी था कि किसी ने पूछा उनसे कि भाई दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कितना उचित है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो 4 ज्ञानपीठ उनको मिलने चाहिए थे। वाह। एक उनके पद्य के लिए, एक गद्य के लिए, एक भाषणों के लिए और एक हिंदी सेवा के लिए। तब भी उनका जो है सही सम्मान नहीं होगा अगर 4 ज्ञानपीठ।
बिल्कुल बिल्कुल। उनको ज्ञानपीठ मिलने से तो ज्ञानपीठ का सम्मान हुआ सच में। दिनकर जी सम्मानित क्या हुए होंगे, ये लोग कहते थे उस वक्त में। हाँ, लेकिन ज्ञानपीठ सम्मानित हुआ है, ये लोग ज्ञानपीठ सम्मानित हुआ है निस्संदेह। इतने ना बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, गद्य पे इतना प्रभाव। और मैं तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक भी मेरे पास रखी हुई है, और उसमें देश की संस्कृति, इतिहास और राजनीति, आध्यात्म, दर्शन, तमाम चीजें जिस विशद स्तर पे हैं, तो मैं बड़ा ये सोच के कि उन्होंने पढ़ा कितना होगा, अध्ययन कितना होगा। ज्यादा अध्ययन था। और संस्कृति के 4 अध्याय ज्यादा लोगों ने पढ़ी है किताब, भारत के संदर्भ में है। लेकिन अगर आप शुद्ध कविता की खोज पढ़ें तो वो तो अद्भुत किताब है। वो मतलब दुनिया में वैसी किताब नहीं मिलेगी। दुनिया भर में जो कविता के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, जो क्रांतियाँ हुई हैं, जो उसको फ्रांस में जो रेनेसा आया या दूसरे देशों में जो आया, उसके बारे में उन्होंने एक बहुत ही सहज सुलभ तरीके से उसकी व्याख्या की है और उसको लिखा है। जैसे लगता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि ऐसा लगता है जैसे उपन्यास पढ़ रहे हूँ। और मैं चाहता हूँ कि छात्र इसको पढ़ें और सीखें कि कैसे लिखा जाता है। वाह। तो शुद्ध कविता की खोज भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कई ग्रंथ हैं, पर आजकल ये भी बात है कि समग्रता में लोग पढ़ते नहीं हैं। ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं उसकी। और इतने बड़े कवियों को, इतने बड़े रचनाकारों को, जिनके साहित्य के आयाम इतने वृहद, इतने व्यापक हैं, तो आज की पीढ़ी का तो मैं देखता हूँ कि आज की पीढ़ी का तो उतना मादा है ही नहीं। उसमें ना इतना धैर्य है और ना साहित्यिक समझ है इन रचनाकारों को समझने के लिए। और दूसरा, जो पुस्तकों से लोग दूर होते चले गए, तो ये है कि मैं जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो साहित्य से जिन्होंने स्नातकोत्तर भी किया है, अब वर्तमान में तो वो भी शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। यहाँ से वहां से जो कुछ थोड़ा ऐसा प्राप्त हो जाए जो पहले से काम हो गया हो, उसी के आधार पे वो शोध तक कर लेते हैं संबंधित रचनाकार पे, और समग्र साहित्य नहीं पढ़ा होता। अच्छा भाई साहब, मैं दिनकर जी को साहित्यिक दृष्टि से उनकी महत्ता और देश की राजनीति कितना उन्हें सम्मान देती थी, वो मेरे विचार से शायद 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे थे। और वो दौर भी था कि जब राजनीति सच को सुनती भी थी। पंडित जी से कई बार उनके संस्मरण हैं कि जब चाइना का युद्ध हुआ या कभी भी कोई संदर्भ हुए, तो बेबाक दिनकर जी की कविताएं सदन के भीतर गूंजी, आकाशवाणी के माध्यम से गूंजी, प्रसारित हुई, देश के मंचों से गूंजी। और नेहरू जी, पंडित जी ने भी वो स्वीकृत किया उन रचनाओं को और माना कि हाँ, दिनकर जी की बात मान ली होती है, दिनकर जी जो कहते हैं तो वो अनुभव बोलता है दिनकर जी का, वही होना चाहिए था। ये देश की इतनी राजनीति के इतने बड़े व्यक्ति वो भी मानते थे, सुनते थे। वो युग चला गया जब सच कहने की हिम्मत हो और सच को स्वीकार करने की भी हो। तो दिनकर जी के ये विमर्श, ये और तो इनकी तो बहुत व्यापक चर्चा सब बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मैं आज इस बहुत अनौपचारिक इस बैठक में, मैं बचपन में, दादी तो दिनकर जी के बाद प्रयाण हुआ होगा जी जी हाँ। तो कभी जैसे होता है पति पत्नी का कोई बात, संवाद विवाद, थोड़ा हंसी मजाक, कुछ थोड़ा झगड़ा, कुछ कभी दादी बाबा में देखा? दादी प्रायः हमारे यहाँ चलन ये था कि बाबा को दादी मालिक बोलती थी। अच्छा। और बाबा दादी को मालकिन बोलते थे। अच्छा 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 अच्छा। मेरे पिताजी चौधरन बोलते थे, मेरी माताजी तो। अच्छा जी। तो मालकिन बोलते थे और दादी जो है वो
उनके साथ बहुत स्वतंत्र तौर पे उन लोगों का व्यवहार था, लेकिन कई बार दादी मजाक में कह देती थी कि हाँ 2 अक्षर पढ़ लिए हैं तो ज्ञान बगा। कोई महाकवि हो जाए, कुछ हो जाए, पर घर में जो है वो घर में सबकी स्थिति एक सी होती है। बचपन के कुछ ऐसे संस्मरण जो बाबा के साथ या कहीं कुछ और बताना चाहें जो याद हो आपको, क्योंकि दादी बाबा और पोते का जो रिश्ता है पौत्र का, वो बड़ा अद्भुत होता है। उनके साथ बम्बई गए थे बाबा के साथ। अच्छा। तो बम्बई श्यांस जी के यहाँ रुके हुए थे हम लोग। श्यांस प्रसाद जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक लोग थे, शांति प्रसाद जैन, श्यांस प्रसाद जैन जी थे। बहुत बाबा के अभिन्न मित्र थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन शालीन व्यक्ति थे। और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिला, बाबा के जाने के बाद भी मिला आशीर्वाद। और वो वहाँ रुके हुए थे तो हम तो 4-5 साल के रहे होंगे शायद, या कुछ ऐसा। अब हमको तो शायद याद ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन घर में इसकी चर्चा होती रहती है कि ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ें याद हैं। अन्यथा वो मैं भूल गया होता। अच्छा। लेकिन वो हुआ ये कि हम लोग गए थे आंखें मूवी की शूटिंग देखने के लिए। अच्छा। तो ताराचंद बरजात्या नहीं, वो रामानंद सागर साहब ने आमंत्रित किया था। बाबा फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सप्रू हाउस में यहाँ कई फिल्में दिखाने ले जाते थे, प्रीमियर शो उसका। और कहते कि आधी फिल्म देखते बीच में ही कहते चलो चलते हैं घर। क्या हुआ, फिल्म देखने नहीं दे रहे, बच्चों को बहुत कोफ्त होती। तो बोलते चलो फिर चलते हैं। अब हो गया, ठीक है, फिर निकल के चले आते थे। तो वहाँ पे बम्बई में आके मूवी की शूटिंग देखने गए थे। तो माला सिन्हा और धर्मेंद्र उसके नायक और नायिका थे। जी जी। तो उसमें उन्होंने कोई पेय पदार्थ दिया पीने के लिए, रामानंद सागर जी ने कोका कोला शायद दिया था। तो मैं पी रहा था और पीने के बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जब तक शूटिंग चल रही है कोई एक शब्द बोले ना। अच्छा। आवाज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और उस समय रिकॉर्डिंग और की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। एक बार जो रिकॉर्ड हो गया तो फिर रीटेक करना पड़ता था, वो एडिटिंग नहीं हो पाती थी शायद चीज़ें। तो उसी कोका कोला पी लिया मैंने, पी लिया तो रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ बोलना नहीं था, शांत लोग बैठ के देख रहे थे। और एक माला सिन्हा बार बार जो है एक डायलॉग बोल रही थी, वो कट जा रहा था। इस बार लगभग सीन ओके होने पे आ गया था। जी जी जी। ये धर्मेंद्र बोल रहे थे। तो जब सीन ओके होने पे आ गया और उसी दौरान मैंने कहा बाबा, तो बाबा बोतल कहाँ रखूं, ये बोलने जा रहा था पीने के बाद। अच्छा। बाबा बोतल कहाँ, इस तरह लगा हुआ था उनसे कि मैं उनसे पूछता था कि पूछ रहा हूँ, सोचिए कि उनसे पूछ रहा हूँ कि बोतल कहाँ रखूँ। तो मैंने कहा बोतल कहाँ रखूँ, तब कट सीन कट हो गया। और उसके बाद वो रामानंद सागर आए, यस बाबा व्हाट डू यू वांट। हमने कहा कि बोतल कहाँ रखी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, बाबा प्यार में क्या बोलते थे, यही नाम लेते थे जो है या कुछ और बोलते थे? अरविंद ही बोलते थे। अच्छा। मेरे पिताजी को नूनू कहते थे। अच्छा 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 अच्छा। मेरे पिताजी को नूनू हम लोग क्या स्नेह से लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, जैसे बेटे को जी जी। लल्ला जैसे बाबू लाला, बाबू लाला जैसे बोलते हैं। जी तो जी इस तरह नूनू वहाँ पे बिहार में चलन है बोलने का। अच्छा। तो
गांव में बचपन में रहना हुआ सिमरिया? सिमरिया रहना तो हुआ नहीं, लेकिन 1972-73 में बाबा के साथ सिमरिया जाना हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे मोकामा से गाड़ी से फिर गए थे। वहाँ से मोकामा तक ट्रेन से गए, और मैं ट्रेन से फिर साथ में आरसी बाबू थे, आरसी प्रसाद सिंह जी जी जी, बड़े वरिष्ठ कवि थे बाबा लोगों के दौर के, उनके समवयस्क थे जी। लक्ष्मी नारायण सिंह मुकुर और कई लोग थे जैसा याद आता है। तो ये सब लोग साथ में थे, और फिर गांव गए तो पगडंडियों से गुजरते हुए लंबे कदमों से एकदम सबसे आगे चल रहे हैं, और उनके साथ पीछे लोगों का हुजूम, साथ दौड़े चल रहे लोग। हाइट बहुत थी, हाइट बहुत थी, और चलते भी बहुत तेज थे। बहुत तेज चलते थे, ऐसे टहलने के अंदाज में ही टहल रहे थे, अलग ही टहलते हुए गए। तो उसका उल्लेख उन्होंने दिनकर की डायरी में किया। अच्छा। तो उल्लेख में कहते हैं वो कि मेरा कल जन्मदिन है, मेरा आज जन्मदिन है, और मैं इसे मनाने के लिए सिमरिया आया हुआ हूँ। अच्छा। मेरे साथ मेरा पोता अरविंद भी आया हुआ है जी। वह यहाँ की छटा देखकर बहुत ही कौतुकी और प्रसन्न है। मैं भी ये चाहता हूँ कि वो केवल शहरी संस्कार न ले, बल्कि गांव के संस्कार भी उसमें आए। दिनकर जी गांव में कितने वर्षों तक रहे? जन्म तो सिमरिया में ही हुआ? जन्म सिमरिया में हुआ। सिमरिया से तो उनका अंत तक संबंध बना रहा। हाँ, इस दौरान वो शुरू के दौर में बड़बीघा में वो हो गए थे प्रधान अध्यापक। उसके बाद सब रजिस्ट्रार हुए जी। तो बिहार में, तो उनका तबादला 24 जगह किया 3 वर्षों में अंग्रेज सरकार ने। अच्छा। और उसकी वजह ये थी, मंशा ये थी अंग्रेज गवर्नमेंट की कि किसी तरह आजिज आके ये नौकरी छोड़ दें, और तो हमें इन्हें बर्खास्त नहीं करना पड़ेगा, और ये नौकरी छोड़ दें। विरोध में, सरकार के विरोध में कविताएं लिखते हैं। हाँ जी, वो तो करते ही थे वो। इसलिए छोड़ दें तो अच्छा है, परेशान होके। लेकिन ये 23-24 जगह जो उनके तबादले हुए 3 वर्षों में, उसमें उनको ट्रांजिट लीव मिलता था। अच्छा। तो 3 दिनों का ट्रांजिट लीव मिलता था। तो उन्होंने लिखा कि इसमें 1 दिन लीव जो मिलता था वो मैं सिमरिया चला जाता था। जी जी जी। और 1 दिन का लीव जो मिलता था, 1 दिन और जो होते थे, उसमें मैं काशी प्रसाद जायसवाल जी के सानिध्य में पटना मिलने चला जाता था उनसे। अच्छा, मतलब तब तक आवास स्थायी सिमरिया में ही रहा? तो नहीं, बड़बीघा रहते थे जैसे। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, बड़बीघा के बाद कई जगह, जैसे लालगंज है, सीतामढ़ी है, लालगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, बहुत जगह तबादले हुए। 24 जगह आप सोचिए कि 24 जगह तबादले किए कि परेशान होकर ये छोड़ दे नौकरी। एजुकेशन तक जब तक पढ़ाई हुई होगी तब तक तो सिमरिया बचपन में रहे ही होंगे? मैट्रिक तक तो सिमरिया में थे। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद 15-1 वर्ष की अवस्था तक सिमरिया में रहे, 17-18 वर्ष तक की अवस्था तक। हाँ, और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद फिर कॉलेज में आ गए थे, तो कॉलेज ग्रेजुएशन उन्होंने पटना कॉलेज से किया। जी जी। ग्रेजुएशन उनका यहाँ से हुआ। तो ये जयप्रकाश, और तीसरी बात वो ये कहते थे कि जयप्रकाश जी कहते थे कि इस्तीफा, कई बार आजिज आके ये सोचते थे कि मैं इस्तीफा दे दूं सरकार से, क्योंकि मैं इस तरह से इनसे संभव नहीं हो पा रहा था। और बेनीपुरी जी भी चाहते थे कि कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाए, लेकिन फिर घर की जिम्मेवारियां थी, घर का बोझ था सारा, तो पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि नौकरी छोड़ के रहा जा सके। तो जयप्रकाश जी कहते थे कि इससे इस्तीफा देने से अच्छा है बर्खास्त हो जाना। जिस दिन आपको सरकार बर्खास्त कर दे तो आप छोड़ दीजिए नौकरी, लेकिन इस्तीफा नहीं दीजिए। अच्छा। तो ये 3 बातें थी जिनकी वजह से वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया।
जी जी जी। ये एक गांव चला जाना, ट्रांजिट लीव मिल जाता था 3 दिनों का, उसमें जो अवकाश मिलता था उसका उपयोग हो जाता था। काशी प्रसाद जायसवाल जी बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे थे वो। जी जी। और बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो उनसे मिलने का लोग भी वो था कि एक दिन उनके संपर्क में गुजर जाता था। इसी तरह से चीज़ें थी। उसके बाद तो फिर वो युद्ध प्रचार विभाग में चले गए। अब युद्ध प्रचार विभाग में चले गए थे तो सरकार जहाँ बोलेगी वहाँ आपको नौकरी करनी है, अगर नौकरी करनी है तो युद्ध प्रचार विभाग की काफ़ी निंदा हुई कि युद्ध प्रचार विभाग में दिनकर जी, तो लेकिन फिर उसी दौरान शायद उन्होंने कुरुक्षेत्र भी लिखी। जी जी जी। कुरुक्षेत्र की रचना उसी दौरान हुई। लेकिन वो तो जो सरकार के खिलाफ में जो बोलना था वो बोलते ही रहे जी, ये तो सबसे बड़ी बात और थी। उनके कई बार ऐसा होता था जैसे पत्रिकाओं में छद नाम से वो अपनी कविताएं देते थे। अच्छा, वो ब्रिटिश टाइम में हुआ होगा। ब्रिटिश टाइम में कि उनके नाम से देने पे उनके नौकरी पे और आपत्ति हो सकती थी, तो छद नाम से तो एक छद नाम उन्होंने तैयार किया था अमिताभ नाम से। अच्छा। कि दिनकर का पर्यायवाची अमिताभ है, तो अमिताभ से भी कविताएं उनकी छपती थी योगी में और अन्य पत्रिकाओं में। अच्छा अच्छा। तो फिर वो कभी मतलब उनके इन काव्य संग्रहों में बाद में संग्रहित हुई या वो उसमें जो रही बाद वो में संग्रहित हो गई। अच्छा अच्छा, चलो ये ठीक है। जो जो उन्होंने चाहा कि जो कविताएं आनी चाहिए वो उन्होंने स्वयं ही संग्रहित कर दी। कुछ कविताएं बची हुई थी जो रचनावली में मैंने डाला, जैसे एक मोम का गीत कविता थी जो बाद में 1973-74 के लगभग की है। अच्छा, वो कविता नहीं आई थी, तो वो तुम्हारी वीणा के तारों पर उंगली बढ़ाता हूँ, जो रागनी अंधेरे में खोई हुई हो, सदियों से नींद में सोई हुई हो, चाहता हूँ कि उसका गान करूँ, गंगा जल से ही गंगा की पूजा और सम्मान करूँ। वाह। तो इस तरह से थी कविता। माँ तुमने सदियों के बाद विजय का मुकुट पहना, माँ तुमने सदियों के, अब आशीष दिया है उन्होंने। इंदिरा जी के साथ पंडित नेहरू से उनकी मित्रता थी और खुलकर विरोध भी करते थे और मित्रता बहुत अनन्य मित्रता थी। तो माँ सदियों के बाद तुमने विजय का मुकुट पहना है, जान देने वाले बड़े बेटे तुमने कम पैदा नहीं किए, मगर ये मुकुट एक बेटी को दिया गहना है। माँ आशीष दो कि तुम्हारी यह बेटी खुश रहे, कायम रहे, शाद रहे, नहाते समय भी उसके सिर के बाल न टूटे और यह देश सच्चे अर्थों में आजाद रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनके लेखन के अतिरिक्त हॉबीज, शौक क्या? बागवानी करने में उनको अभिरुचि थी उनकी। अच्छा अच्छा। और वो जो हुज हू था पार्लियामेंट का, उसमें भी उन्होंने लिख के दिया था, शायद यह लिखा होगा कि गार्डनिंग में उनकी अभिरुचि थी। तो फूल लगवाना या पेड़ पौधों में की ओर को देखना, उसका फूल पौधे लगाना, ये सब उनको बहुत। अच्छा, डायबिटिक हो गए थे बाद में? डायबिटिक भी थे और बीपी भी था। हाँ। लेकिन खीर बहुत पसंद थी। खीर पसंद थी, खीर भी, सबसे ज्यादा जलेबी। और वो मतलब इसके होने के बावजूद भी ये प्रलोभन छोड़ नहीं पाते थे। मैंने ये सुना है कि खीर जो है वो बहुत पसंद थी। और वो उन्होंने लिखा है कि जब मैं जा रहा था, दिल्ली आ रहे थे, तो इलाहाबाद पे स्टेशन पे महादेवी जी आ गई थी। अच्छा, जी जी जी। तो महादेवी जी कुछ खीर पूड़ी और इस तरह की चीजें लेके आई थी, सब्जी वगैरह। तो खीर एक कटोरी दी, फिर दोबारा दूसरी कटोरी भी दी, छोटी कटोरी रही होगी या जो भी हो। तो फिर कहा कि तुमको खीर नहीं खाना चाहिए,
इतनी खीर मीठा नहीं खाना भी कर रही थी और देती भी था। वो जानते थे कि इनकी रुचि बहुत है खीर में। तो उनका ये जो मोह है कि उनके खाने के पे खीर पसंदगी है उनकी, चूड़ा का भुंजा, चना, ये सारी चीजें उनको, मूढ़ी फरी जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद आती थी। पुआ, ठेकुआ, हाँ हाँ हाँ, ये बिहार के, अच्छा हमारे यहाँ भी पुए बनते, हमारे यहाँ भी इधर भी बनते हैं पूरे इसमें, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। पहले एक अब वो हलवा इधर बंद हो गया, हमारे यहाँ भी अब प्राय नहीं, बच्चे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हमारे बचपन में बनता था। वो आटे का ही होता था, गुड़ और आटे का, तो उस तरह का वो रंग से तो काला होता था, लेकिन घी वगैरह डलता था, बहुत सारी चीजें डलती थी, टेस्टी बहुत लगता था वो। तो पुरानी चीजों में पुआ, वो खीर, ये हलवा सूजी का भी बनता है। हाँ सूजी का भी बनता है, सूजी का तो अब भी बनता है, प्रचलन में है, लेकिन वो हलवा बंद हो गया अब, क्या आटे वाला बंद हो गया इधर, अब नहीं। मेरी माँ बनाती थी कभी कभी। हाँ, चीले वगैरह, मीठे भी, नमकीन भी, बेसन के, इसके उसके, बहुत सारी चीजें थी पहले। तो देखिए घर में ही सब कुछ होता था, बाजार में तो चीजें इतनी उपलब्ध थी नहीं, चंद चीजें थी खाने पीने की, बच्चे जो कुछ चीजें लेकर के आ सकते थे बाजार से, मुरमुरे, ये वो, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी हमारे समय में। तो अब तो इसलिए घर पे ही सब कुछ बनता था। मैंने ये सुना दिनकर जी के विषय में कि जो महाप्रयाण उनका हुआ, तो उसके संदर्भ में तिरुपति जी के मंदिर में, वहां उन्होंने दिन में काव्य पाठ किया था। जी जी, तिरुपति जी को संबोधित करके वहां उनको, उनके लिए समर्पित काव्य पाठ किया था। और सच सुना मैंने कि उन्होंने पारिश्रमिक में बोले कि जी देखिए मैं कवि हूँ और मैं मानदेय भी मुझे प्राप्त होता है, तो इसके बदले में मुझे महाप्रयाण दो, मुक्ति दो, ऐसा कुछ मैंने सुना किसी से। मैं आज चूंकि आप मेरे परिवार से बात कर रहा हूँ, तो मृत्यु के संदर्भ में, उनके महाप्रयाण के संदर्भ में क्या है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये था कि जब दिल्ली से जाने लगे तो लोगों ने, परिवार के लोगों ने पूछा कि अस्वस्थ थे उस समय क्या? अस्वस्थ तो थे, कुछ देश की परिस्थिति ऐसी थी जिससे खिन्न रहते थे। अच्छा, कुछ पारिवारिक भी चीजें थी जो उनको परेशान कर रही थी। तो जब जाने लगे दिल्ली से मद्रास, तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्यों जा रहे हैं, अभी तो जाने का कोई अर्थ नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके पहले उनको पक्षाघात भी हुआ था, अच्छा, फेशियल पैरालिसिस। अच्छा, और उसमें ये थे, क्या नाम था, प्रकाशवीर शास्त्री जी ने किसी वैद्य का इलाज कराया था, मेरठ के वैद्य का जी, उससे उनको काफी फायदा हुआ था। उनका बाल मुड़वा कर और लेप लगाया जाता था। अच्छा, कुछ उससे बहुत जल्दी रिकवरी हुई थी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो कहने लगे कि जा रहा हूँ मौत मांगने। तो लोग स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए, ऐसी बात पूर्ण है। और जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे गंगा बाबू उनके साथ थे जी, डॉक्टर गंगा शरण सिंह, जो सांसद भी रहे 3 सत्र, और जयप्रकाश जी के भी बड़े अच्छे मित्र थे, और इंदिरा जी के भी बहुत अच्छे मित्र थे जी। तो दोनों के बीच से तू कहा जाता था गंगा बाबू को। जी जी जी। और दोनों ही विश्वास करते थे उनपे। तो और बाबा के बहुत ही अभिन्न मित्रों में रहे, बचपन से ही उनसे जुड़ाव रहा। तो गंगा बाबू साथ थे, रामनाथ गोयनका जी के यहाँ रुके हुए थे, तो गोयनका जी थे और भी कई लोग थे, शायद नानाजी देशमुख वहाँ पे थे और कई लोग थे। तो फिर वहाँ पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगाया गया था जी जी, और वैजयंती माला बाली का कुछ नृत्य था या कोई कार्यक्रम था, कोई उत्सव था। तो गंगा बाबू ने कहा कि
तो लोगों ने आग्रह किया कि दिनकर जी चलिए, तो बोले कि चलो। फिर वहाँ जाके लोगों ने कहा कि कोई धार्मिक कविता सुनाओ। अच्छा। सुनाने को तो बोले कि धार्मिक, अब मैं धार्मिक कविता कहाँ से लाऊं? धार्मिक कविता मैं, गंगा बाबू जिस शब्दावली में बात करते थे और जैसे बताते थे प्रसव करूं या इजाद करूं धार्मिक कविता, जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन करिए। अच्छा। जो आपने रश्मि रती, तो फिर उन्होंने तृतीय सर्ग का पाठ किया वहाँ पे, और सागर के किनारे जाकर उन्होंने 3 बार सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर चढ़े नीचे उतरे और सब जाकर काव्य पाठ करते रहे। जयप्रकाश जी पर भी कोई कविता लिखी थी। अच्छा, अच्छा। वो भी शायद सुनाई। उसके बाद वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन शायद शाम में करने गए होंगे। शाम में जब गए तो एक हैंडबैग था जिसमें पैसा काफ़ी था, काफ़ी रुपए थे जी। और सामान्यतः एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए ये उतने पैसे दान में देना मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। अच्छा। पर वो अपने पूर्ण शरणागत का भाव उनके अंदर पैदा हो चुका था। ये भगवान में एकाकार हो जाने की भाव उनके अंदर पैदा हो चुके थे। और हारे को निनाम उसके पहले की कृति है जो देखिए कि अध्यात्म की पराकाष्ठा है। जी, इसको जी। लोग कहते हैं कि तुलसी की विनय पत्रिका की तरह। जी। तो कहने लगे कि ठीक है, देखा वहाँ पे वो जो हैंडबैग था वो पूरा निकाल के हुंडी में दान करने लगे। अच्छा। तो गंगा बाबू ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? हाँ। तो बोले कि जिसने दिया था उसी को लौटा रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ से आए, रात को सो रहे थे तो लगभग 12, साढ़े 11, 12 बजे रात में उनको छाती में दर्द हुआ। अच्छा। तो गोइनका जी को बताया गया, गंगा बाबू ने बताया, तो गोइनका जी भी शायद उसी कमरे में थे। चंद्रा स्वामी भी ठहरे हुए थे वहाँ पे। हाँ, तो मैंने यही सुना कि उस समय महाप्रयाण के समय उनकी गोद में ही सर था चंद्रा स्वामी जी की में। वो चंद्रा स्वामी जी कहते थे। अब अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ, तो बस जब गंगा बाबू जो बताते थे, मोस्ट प्रामाणिक व्यक्ति तो गंगा बाबू थे। जी जी जी। और गंगा बाबू से तो बहुत बार तक 85-87 में गुजरे हों, नहीं उसके भी बाद गुजरे हैं, तो उनसे तो सैकड़ों बार मुलाकात होती थी। तो उन्होंने जो बताया कि फिर वो रात में जब दर्द शुरू हुआ तो गोइनका जी ने ड्राइवर खोजा तो ड्राइवर था नहीं, ड्राइवर जा चुका था। तो गोइनका जी लुंगी पहने हुए थे, लुंगी में ही वो निकल गए और बोले चलिए, और गाड़ी में बिठाया कि हॉस्पिटल की ओर रश करने लगे। हॉस्पिटल की ओर बढ़े, रास्ते में ही हे राम अब अरविंद का क्या होगा, अब अरविंद पद्मा का क्या, अरविंद का क्या होगा, अरविंद पद्मा का क्या होगा, ये बोलते हुए उनके प्राणांत हो। अच्छा अच्छा। तब तक पौत्र में तीसरी पीढ़ी में जी और आप ही थे? नहीं, मेरी 3 बहनें और हैं, पर 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। तो 2 बहनों की शादी हो चुकी थी तो उनकी जिम्मेवारियां नहीं थी, मेरे पिताजी थे नहीं। अच्छा तो अच्छा। दिवंगत हो चुके थे उनके जीवन काल में ही। हाँ 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 हाँ। अब ये था कि ये पिताजी का देहावसान किस सन में हो गया था? 67 में शायद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 7-8 साल समय हो चुके थे। सबसे छोटी सिस्टर हैं ये दीदी, पद्मा दीदी? पद्मा छोटी है हमसे। अच्छा 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 अच्छा। तो बाकी जो 2 बहनें हैं उनकी शादी? 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, तो उनको हमेशा एक तरफ वो मुक्ति भी चाहते थे, दूसरी तरफ, और देखिए कि जैसा उन्होंने कहा वो बात सच हो गई कि जा रहा हूँ मौत मांगने।
हाँ 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 ये हाँ। इच्छा मृत्यु एक तरह से थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, यही चर्चा है उनके उस महाप्रयाण के संदर्भ में कि उन्होंने स्वयं तिरुपति जी से काव्य पाठ करके मुक्ति मांगी और फिर वो ये घटना घटी। लेकिन मेरी माँ ने उसी रात स्वप्न देखा। अच्छा। और वो स्वप्न में देखती थी, जब सोने जाती थी तो रात में जैसे उनके सिरहाने में आके खड़े हो गए हों और बोल रहा हूँ कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम लोगों का क्या होगा, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम लोगों का क्या होगा। तो जब सोने आए तब उनको वो दिखे सपने में। अच्छा। तो वो घबरा के छत पे चली गई, तो छत पे 2-3 घंटे तक वो बेचैन होकर टहलती रही। जी जी। और उसके बाद सुबह ये खबर मिली। तो तीसरी पीढ़ी में सबसे बड़े आप हैं ना, पौत्र में? पौत्र में जी। हाँ, सबसे बड़े आप हैं, बाकी फिर अपने भाई बहन और चाचा जी के बच्चे। तो उस समय तक चाचा जी के बच्चे भी उनके सामने थे? हाँ, लेकिन चाचा जी स्वयं थे तो इसलिए उनके प्रति उनको ज्यादा चिंता हाँ, चिंता नहीं रहती थी। और दूसरी बात ये कि बाबा हम लोगों को राजेंद्र नगर चाचा जी के साथ जो जिस मकान में रहते थे उससे ले आए थे, आर्य कुमार रोड वाले मकान में, जो मेरे पिताजी के समय में बना था। जी, और जी। इसमें जो हम एक तरह से ये था कि ये बड़े बेटे का मकान है, तो उसी में बाबा भी रहने लगे थे। अच्छा अच्छा। बाबा वहाँ नहीं, 12 नंबर में नहीं रहते थे। अच्छा। इस मकान में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। जी जी जी। तो कभी, लेकिन उसी दौरान उनका फोन आता था दिल्ली से, या जब पटना से दिल्ली गए और मद्रास गए तो वो हमारे यहाँ फोन तब तक नहीं लगा था, क्योंकि शायद ये 14 फरवरी को हम लोग शिफ्ट हुए थे। 28 जनवरी को बहन की शादी हुई थी पूनम दी की जी। और 14 फरवरी को शिफ्ट हुए थे। तो 14 फरवरी के बाद 24 को वो गुजर गए और अब फोन लग नहीं पाया था, लगने की प्रक्रिया में था। तो वो परेशान होते थे कई बार। तो अगल बगल में जो हमारे पड़ोसी थे उनका फोन आता था कि रीता को बुला दो, अरविंद को बुला दो, जरा बात करूं। तो वो उनका मन हमेशा लगा रहता था। हाँ, बहुत लगाव ये था। लगता था कि अब इन लोगों को कौन देखेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उन इस तरह की दुनिया है। हाँ। उसमें सही बात है, सही बात है। अब वो समय अलग था जब बाबा लोग थे तो पूरे परिवार के उद्धारक के तौर पे और सभी की चिंता करना, सभी थे। के बारे में सोचना, ठीक बात, सभी का कल्याण चाहना। 10 बेटियों की शादी की कहते थे तो 6 भतीजियों की शादी की, 2 बेटियों की शादी की। अच्छा। 2 पोती की शादी की। अच्छा अच्छा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब मिलने लगा तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा संघर्ष या मेरा अवदान ये नहीं है कि मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, इतना साहित्य लिखा। सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में यह है कि भूमियार होकर मैंने 10 बच्चियों की शादियां की, कन्यादान किया 10 बेटियों का, 10 बच्चियों का। बड़ी बात है। हाँ, परिवार को, बड़े परिवार को सबको संभाल के चलना, सबके लिए करना। हाँ, तो ये तो स्ट्रगल। और उन दिनों तो ये था कि कवि सम्मेलनों में भी उनके दौर में तो पैसा था ही नहीं, धन था ही नहीं, ना के बराबर कहीं कोई जो स्वेच्छा से मिले। और राजनीति भी ऐसे लोगों की थी, वहाँ तो निष्कलंक, उस समय तो समर्पित लोग थे। तो वो है सारी जिम्मेदारियां उठाना और समय समाज के लिए देना, लेखन के लिए देना, राजनीति के लिए भी देना, देश के लिए भी देना, और फिर इतने बड़े परिवार की चिंता करना। तो वो संघर्ष मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, कभी वो कुछ ध्यान हो कि वो लिख रहे हों? बहुत ध्यान है कि लिखते थे तो उनके लिखने का तरीका था, बिस्तर पे लेटते थे। अच्छा। औंधे। अच्छा। और यहाँ पे छाती के पास एक मसनद होता था। हाँ।
और उल्टे पढ़ के लिखते थे। और वो उनका वो एक फुल स्टेप पेपर होता था, इसमें वो टैग करके, मतलब वो दबाने वाला जो होता है, हाँ तख्ता लगा, हाँ दफ्ती जिसे बोलते हैं। वो उस पे रख के लिखते थे। अच्छा अच्छा, कोई रजिस्टर या बड़ी कोई डायरी इस तरह से शुरू के दौर में रजिस्टर पे लिखते होंगे, और बाद में हमने जो देखा वो वही है, रजिस्टर में भी लिखा है, डायरी में भी लिखा है। जी डायरी भी लिखते थे, रोज डायरी लिखते थे। कभी आपने परेशान क्यों डांट पड़ी हो लिखते समय? ऐसा याद है। शोर करने लगते थे, मैं भी बच्चों को डांट देता हूँ। कभी लेखन का मूड होता है, उस समय डिस्टर्बेंस होता है। नहीं, हम लोगों को ये था ना कि बाबा का ऐसा प्रभाव था घर पे कि जब वो घर में हूँ तो हम लोग एक स्वयं अनुशासित तरीके से व्यवहार करते थे कि बाबा कमरे में है और बाहर से कमरा बंद है, लिख रहे हैं, तो आसपास शोर नहीं करना। जी ये एक तरह से स्वाभाविक तौर पे होता था। और इस कारण से भी है कि आपके अंदर भी रचनाकार बैठा था, भले ही वो बाबा के उस संदर्भ में बाबा के प्रयाण के समय निकला हो, उस कविता के माध्यम से जिसकी पंक्तियां आपने सुनाई, तो वो उस कवि का आत्मानुशासन हो सकता है कि एक कवि भीतर था आपके। दिनकर जी, याद आते हो तुम तो क्या करें, अब याद आकर ही क्या हो जाएगा, एक फूल जो मुरझा गया वो खिल फिर कब पाएगा। यही सोचकर हम जिए जाते हैं और इस जिंदगी से कुछ और उगे जाते हैं। ये लिखा था। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर लिखा आपने। एक बाबा पे कविता है, वो सुना के खत्म करें। वो बिल्कुल 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 सुनाइए। कभी तुम चले गए, जी, कभी तुम चले गए और हम चले गए। वाह। देखते देखते तुमने अपना पथ खोज लिया और एक पथ छोड़ गए हमारे लिए कि हम भी उस पर चलेंगे, जैसे तुम जले थे वैसे ही जलेंगे। हाँ, तुम जले थे कि हम बच सकें जलने से। वाह। हाँ, तुम जले थे कि हम बच सकें जलने से। हाँ, तुम आहत थे, चिंतित थे, हमारे लिए तुमने बहुत सी राहों को संवारा, वाह। कांटों को निथारा कि यह पथ हो जाए साफ और स्पष्ट, ताकि लक्ष्य तक पहुंचने में ना हो बाधा, ना हो कष्ट। लेकिन देखें कविवर, आपकी ये ऋचा कहाँ फल रही है। दूर दूर तक उगाई हैं घासें, फैलता जा रहा है वन अरण्य। हम सबके दामन पर झूठ का सितारा, ईमान नहीं हमको स्वार्थी प्यारा। वाह। कभी कहाँ है तुम्हारी वो फौलादी वाणी, कहाँ है इस्पाती तेवर। तुमने तो सत्य को ही माना था इंसान का जेवर, फिर क्यों लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं हम। क्रूरता, हिंसा, भ्रष्टाचार और विषमता के होते भी चैन की नींद सो रहे हैं हम। वाह। हाँ, हम तप रहे हैं। अच्छा किया तुमने हमें वाणी दी, वर्षों से पलता हुआ विद्रोह मुखर हो गया, अंगारा जल उठा, नहीं तो हम और तप रहे होते। वाह। आग की लपटें उठती और हम और जल रहे होते, क्योंकि पूर्वजों के मन का विद्रोह उभर आता है द्विगुणित होकर अगली पीढ़ी के मन में और जलने लगती है धोखनी सी तन में। क्या बात है, क्या बात है। वाह। ओ तेजस्वी ललाट, ओ तेजस्वी ललाट, हम कृपण हैं, हमने हमेशा ही सागर का किया मंथन और विश्व के पात्र को कगार पर छोड़ा है। वाह। तो भला हमारे हाथों तुम्हारा सम्मान कैसे हो, और तुम्हें अपेक्षा ही क्यों हो हम दीनों से। वाह। तुम दाता हो, दानी हो, अपनी ही दी हुई भिक्षा मत करना स्वीकार अपने उन निष्कलुषित हाथों से। कभी तुम्हारी छड़ी, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पोशाक, तुम्हारा स्कंदवस्त्र, तुम्हारी कलम यानी तुम्हारा अस्त्र शस्त्र, सब तो है पास हमारे, एक तुम नहीं हो, किंतु तुम्हारे नहीं होने से ही चढ़ावे की सभी वस्तुएं सूनी हैं। असंतोष गहरा है, मानवता की पीड़ाएं दूनी है, क्योंकि अब कोई कवि तुम्हारे स्वरों में नहीं गाता, कोई कवि मानवीय संवेदना की ज्योति को नहीं सुलगाता। वाह। कुछ और, कभी हमें धैर्य दो, शक्ति दो,
सत्य के प्रति अगाध भक्ति दो कि लड़ सके उन सामाजिक पशुओं से जो देश में अशांति फैला रहे हैं। अब उस समय का दौर था जो इसी तरह की बातें लिखी जाती थी। 10 वर्ष हुए, मतलब उनके गुजरने के 10-15 वर्ष बाद लिखी गई थी ये कविता। धर्म और कौम के नाम पर सांप्रदायिकता को दे रहे हैं बढ़ावा, पान फूल और पत्ती कह कह कर नेताओं और अफसरों के चरणों पर चढ़ा रहे हैं चढ़ावा। जहाँ निर्दोषों का वध किया जाता है, जहाँ शतरंज की मोहरें चलती हैं मनमानी चाल, जहाँ शतरंज की मोहरें चलती हैं मनमानी चाल, जहाँ श्रम का कोई मूल्य न हो, जहाँ गरीबी का कोई अंत न हो, तो हम लोगों को राह सही दिखला सके, मानवता का पाठ प्रथम सिखला सके, अधिकार मिल जाए दीनों को, शोषितों को, अपंगों को, हीनों को, अनुष्ठान जो लिया है पूर्ण हो जाए, अत्याचार हिंसा और आत्मघात सदैव के लिए चिर निद्रा में सो जाए, तुम्हारी भी इच्छा फलवती हो, हमारे भी स्वार्थ की अति हो, तुम्हारा भी कर्ज पूर्ण हो जाए, हमारा भी फर्ज पूर्ण हो जाए। कभी ये फूल पुष्प अर्पित हैं संपूर्ण श्रद्धा, ये मानस पूजा का की जो विधि हमारे यहाँ है एक तरह से उसी शैली में अर्पित हैं, संपूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हें समर्पित हैं, चाहो तो स्वीकार कर लो इन उपहारों को। ऐसे तो पहले भी तुम्हारे चरणों पर कई बार नैवेद्य चढ़ाया है और अपनी ऊंचाई से स्वयं को बहुत ऊंचा पाया है। वाह वाह वाह। किंतु आज ये 10 वर्ष बीत गए, रीते इन पृष्ठों पर चाहो तो अंकित कर दो हस्ताक्षर, मेरी आस्था को जीवन दो मान दो, अब भी हो जीवित तुम इसका प्रमाण दो। स्वीकार करो मेरे इन तुच्छ उपहारों को, या चढ़ जाने दो समय पर सूर्य पर, वृथा नहीं जाएंगे, वृथा नहीं जाएंगे, तुम तक न पहुंच सके तो ज्वाला बन अपराध की जड़ों को हिलाएंगे। क्योंकि ये तुम्हारे प्रति निवेदित है। मंत्र में जब उद्वेलन आता है, ज्वार बन सागर पर छाता है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तेजो में करुणा में उर्वशी के सृष्टिकार, नेत्र में करुणा की आभा से संपूजित, संवेदना का उठता गुबार, याद है अभी याद है छवि वो, उन्नत ललाट घृत स्कंद अजानुभाव, कुरुक्षेत्र का कवि वो, कविता जब पढ़ता था सृष्टि गूंज जाती थी, हंसता जब मुक्त कंठ बच्चों सा खल खल कर, हंसने लगते वन प्रांत उपवन सब, क्रोध जब करता था काप काप जाती थी वज्र की दीवार। क्या बात है। दृष्टि में थी बस अनुराग निश्चल प्यार, चलता था तो छूट जाती थी धरा, छूट जाता आकाश, क्षितिज पर छायाएं अंकित हो जाती थी चलने की, कोई दिव्य पुरुष आ रहा, नारियां सोच शंकित हो जाती थी, नारियां बिलखने लगी बांसुरी के भीतर, जादू था कोई अदा बड़ी मतवाली थी, गर्जन में भी थी नमी आग से भरे हुए, गीतों में भी कुछ चीज रुलाने वाली थी, वे बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भरी हुई, पानी में जैसे कमल डूब उतराता हो, वह मस्ती में झूमते हुए उसका आना, मानो अपना ही तने झूमता आता हो, सितारों से सरोकार करता, शोक और मोम के गीत लिखता कवि, संस्कृति और सभ्यता का नायक, गीतों और कविताओं का गायक, तिरुपति की गुहा में खो गया, शायद वर्षों से नींद में सोया हो, अथवा ईश्वर में ही विलीन हो गया। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। उनके व्यक्तित्व को भी और कृतित्व को, उनकी रचना धर्मिता को आपने इस कविता में पिरोया, और ये आप ही पिरो सकते थे, क्योंकि दिनकर जी को जितनी निकटता से, जितनी समीपता से उनको आपने देखा तो और महसूस किया, और जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो शब्द थे दिनकर जी के कि अरविंद और पद्मा दीदी के विषय में, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि दिनकर जी के आपके अंदर कितने गहरे बैठे हुए हैं, और वो लगता है कि दिनकर जी की आत्मा बोल रही है पौत्र के रूप में। इसका शिल्प बहुत भाषा और शिल्प अद्भुत, मैं बधाई देता हूँ आपको। और ये पुस्तक मुझे प्राप्त हो गई आपके कदमों से, मेरे लिए और सौभाग्य की बात। अभी इसमें ज्यादा वो किसी राजनीतिक लोगों के वो नहीं है, इसमें मेरे समकालीन साहित्यकारों का है, जिनमें सुरेन जी हैं, हरिओम जी हैं, शिवोम अंबर जी हैं, उदय प्रताप जी हैं,
ये सब मेरे साथ वाले भी हैं, कुमार, विनीत भैया, प्रवीण शुक्ल और अरुण जैमिनी, विष्णु सक्सेना, कीर्ति काले, सरिता शर्मा, सबका है। और ये हमारे गुरुजी जिनका कल देहावसान, शरीर पूरा हुआ, हाँ, इन्होंने भी लिखा है। तो इन्हीं के विद्यार्थी रहे मैं और कुमार विश्व, भाषा विज्ञान के प्रकांड विद्वान। भोलानाथ तिवारी और रामविलास शर्मा जी के तथ्य काट दिए और वो उन्होंने स्वीकार किया कि बिल्कुल जो एक चला आ रहा था कि संस्कृत से निकली है, हिंदी संस्कृत से निकली है, तो और प्राकृत संस्कृत से पहली भाषा है, वो बात की भाषा नहीं है। तो उन्होंने कहा प्राकृत से संस्कृत में गया होगा, प्राकृत से हिंदी आया, हिंदी का स्वतंत्र अपना व्याकरण है। स्वरों में भी उन्होंने कहा कि ये जो ऋषि वाला है और के बाद में ये कटना ही चाहिए, ये संस्कृत का है, ये हिंदी का स्वर ही नहीं है। आप इसे लिख रहे हो, पढ़ा रहे हो, हमारे हिंदी के स्वरों की सीधी शर्त है कि जो जिनके उच्चारण में किसी का सहयोग न लेना पड़े, स्वतंत्र जिनका उच्चारण हो, और इसमें तो रहते ई की मात्रा चढ़ा दो तो वो उच्चारण है। तो इसमें तो ई जो है ये स्वर का सहयोग लेना पड़ रहा है, तो ये स्वर हो कैसे सकती है। लेकिन आज भी वो पाठ्यक्रम में उसमें लिखी रहती है वर्णमाला, पढ़े तो वो बहुत जीवन भर करते रहे कई चीजों को लेकर के, पर वो चलती नहीं। तो उन्होंने इनका था डॉक्टर तिलक सिंह। हाँ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कुमार और मैं इनके श्री चरणों में बैठ करके पढ़े। मैंने तो पीएचडी भी इन्हीं के अंदर की थी। कुमार ने जो की थी वो शायद कुमार बेचन जी के अंदर की थी। तो ये बहुत विद्वान व्यक्ति। तो इसमें सब रचनाकार हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि हरिओम भाई साहब का है, इस तरह साहित्यकार हैं। ये ध्रुवेंद्र सुरेंद्र जी हैं। ये कुमार का है सबसे लंबा, जैसे साथ पढ़ा था ना, ये सब लिखा है इसमें। ये उदय प्रताप जी हैं। ये कीर्ति काले जी का है। ये डॉक्टर रमा सिंह, ये विष्णु सक्सेना, ये सीता सागर, डॉक्टर युवागीश दिनकर हमारे पास में, सर्वेश अस्थाना, बहुत सारे तमाम रचनाकार। वर्तमान के विनीत भैया का है। अच्छा, विनीत जी का। हम मंचों की बात करते रहते हैं ना, तो मैंने कि वो भैया हंसी मजाक में वही लिख दिया इन्होंने, लेकिन मेरे हिस्से की मलाई कौन खा रहा है, बहुत दिन से याद नहीं किया है, कौन बिल्ला पाल दिया दूध मेरे हिस्से की मलाई कौन बिल्ला खा रहा है। ये मेरा स्टूडेंट है जिसे करगिल में परमवीर चक्र मिला, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था वहां का। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बालक जीवित है, अब 3 लोग ही अब जीवित हैं परमवीर चक्र विजेता। अधिक तो मरणोपरांत ही प्राप्त होता है, पर जिनमें मिला 4 को मिला, उनमें से 1 नहीं रहे हैं। अब ये 3 लोग हैं। ये शैलेश है, शैलेश लोढ़ा। ये प्रवीण है, जमुना प्रसाद उपाध्याय। प्रवीण शुक्ल भी बहुत लाजवाब। हाँ, बहुत ही सज्जन, बहुत मीठा है। ये मासूम गाजियाबादी और तमाम लोग हैं। रामेंद्र त्रिपाठी, कर्नल वीपी सिंह, अंबर जी का येरा, अन्याय के विरोध में आक्रोश की हुंकार है। ये कृष्ण मित्र जी जो गाजियाबाद के चिराग है। मासूम गाजियाबादी। ये कुमार बेचन जी खत्म हो गए थे जब तक उनमें रहे थे, तो चाची जी का है। सम्माननीय कवि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया साहब आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं अंदर से प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। सिसोदिया जी से मेरा परिचय कुछ दिनों पूर्व हुआ, जब विनीत चौहान जी ने उनसे मेरा परिचय कराया और बताया कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में के मूल कवि जो हैं वो सिसोदिया जी हैं, जो कविता अभी तक दिनकर जी के नाम पे कई लोगों ने सोशल मीडिया में डाल रखा था और वायरल हो रही थी। तो दरअसल ये कविता युद्ध नहीं जिनके जीवन में, ये सिसोदिया जी की कविता है। बड़ी ही ओजस्वी कविता है और आप सोच सकते हैं
कि जिस कविता को पढ़ने के बाद ये भ्रम हो जाए कि दिनकर जी की कविता है, वो कविता क्या कविता होगी। तो इसलिए सिसोदिया जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा सृजन है उनका, उन्नत सृजन है। वो बोलते भी है तो लगता है कि कविता उनके मुख से निसृत हो रही है। और मेरा खुद ही आग्रह था, या मुझे ऐसा मन हो गया कि मैं इस कविता को पढूं। मेरा सौभाग्य मैं ये मान रहा हूँ कि दिनकर जी का आशीष, मुझे महाकवि दिनकर जी का आशीष प्राप्त हो रहा है। उनके पौत्र, उनकी वंश परंपरा स्वयं अपने मुख से इस कविता का वाचन करें। मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य और पुरस्कार और सम्मान नहीं हो सकता। स्वागत भाई साहब। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी में ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सुकुटुंब बिक जाना पड़ता। और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में। और खड़ा सम्राट वचन के कारण राशि काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता। और प्राणपन से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। वाह। और प्राणपन से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच में मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। देनी पड़ी नियति के कारण, सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को गई पुनः वैदेही, निरपराध निर्दोष कारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। लिए गर्भ में निज पुत्रों को, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। खुद के बल पर लड़ा सिया ने, जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। और यहीं पर मुझे बाबा की पंक्ति याद आती है। और लगता है कि ये कितनी सार्थक पंक्ति है, जब उन्होंने कहा था कि समझ शेष है नहीं पाप का, भागी केवल रात। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी, बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा लगा आज बिल्कुल अनौपचारिक परिवेश में भाई साहब के परिवार में बैठ करके ये वार्ता दी। और बहुत बड़े लोगों के जो बड़प्पन है वो दिखता है। मैं तो भैया को स्पर्श करके, भैया के पास बैठ करके ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं महाकवि दिनकर जी के चरणों में बैठ लिया। और जितने विनम्र हैं तो वो है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। वो दिनकर जी के परिवार से कोई सीखे, अरविंद भैया से सीखे। वो संस्कार जो दिनकर जी ने रोपे होंगे अपनी वंश परंपरा में, वो संस्कारों में फलीभूत दिखाई देते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा, महाकवि दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर, जिनकी हुंकार इस लोक ने हिंदी काव्य मंचों के माध्यम से सुनी, जिन्हें मुझसे पहली पीढ़ी ने, मेरे पिता की पीढ़ी ने भी जिन्हें पाठ्यक्रम में पढ़ा, जो अनेक संघर्षशील लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे, देश के लोक जनमानस की आवाज को बेबाक जिन्होंने सिंहासन की ओर तर्जनी करके
सिंहासन खाली करो की जनता आती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो चुनौतियां दिनकर जी ने दी, जो हुंकार दिनकर जी ने भरी, उससे कौन परिचित नहीं है। दिनकर जी हमारे काव्य जगत के एक ऐसे सूर्य, ऐसे प्रचंड सूर्य जिनकी आभा कभी फीकी नहीं पड़ सकती। रात के अंधियारे में चमकने वाला दिनकर, जब सूर्य भी अस्त हो जाए तब दिनकर की कविताएं चमकती हैं और किसी व्यक्ति के अंतस में गहरे अंधकार को चीर करके उसे अपने प्रेरणा के, अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ने की का हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं। देश की राजनीति को दिशा आज भी देती हैं और आज भी दिनकर जी चाहे देश की राजनीति के संदर्भ में कोट किए जाते हों, चाहे सामाजिक संदर्भों में कोट किए जाते हों, और प्रेम और श्रृंगार दोनों को इसने इतने उच्च स्तर पर लिखने वाला कोई एक रचनाकार इस हिंदी कविता की परंपरा में दीर्घ काल से आज तक हुआ, तो उस व्यापक कैनवास पर जिन्होंने दोनों को उतारा और बहुत बखूबी उतारा, ऐसे केवल दिनकर जी हैं। चाहे उन्हें आप उर्वशी में पढ़ें, आपको श्रृंगार की, प्रेम की पराकाष्ठा के चित्र दिखाई देंगे, अनुभूतियां मिलेंगी। आप कुरुक्षेत्र रश्मि रथी को पढ़ेंगे तो शौर्य का दैदीप्यमान सूर्य आपको दिखाई देगा। मैं उस सूर्य की वंश परंपरा की तीसरी पीढ़ी, जो उनके सबसे बड़े पौत्र भैया अरविंद सिंह हैं, आज उनके आवास पर चाय पर चर्चा हुई, उनसे बैठ करके उनसे कुछ दिनकर जी के विषय में अनछुए पहलू जिनसे लोग परिचित नहीं है, केवल परिवार परिचित है, उन संदर्भों में परिचर्चा हुई। वो सारी की सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो आप तक इस माध्यम से पहुंचेंगी। धन्यवाद। आप डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।